नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक भूगोल को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास को अगर आप कर लेते हो तो भूगोल में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जड़ से शुरुआत की है और जड़ से सीखी हुई हर एक चीज़ कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें, सभी एक एक छोटी छोटी बिंदु आपके परीक्षा में, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ। स्टार्ट हमारा जो होगा वो यहाँ से होगा। ब्रह्मांड यानी आकाशगंगा यानी सौरमंडल। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? यूनिवर्स। ठीक है, किसे कहते हैं हम लोग? तो चलिए, ब्रह्मांड के अंतर्गत एक परमाणुविक कण से लेकर आकाशगंगा और गंगा समूह जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। और इस खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ इसके विविध स्वरूपों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ब्रह्मांड हम लोग बोलते हैं। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा किसको कहते हैं, यानी मिल्की वे किसको कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों और गैसों के तंत्र को मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा भी मंदाकिनी का एक भाग है। मंदाकिनी को वैज्ञानिकों द्वारा उनके दृश्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है सर्पिल मंदाकिनी, जिसको स्पाइरल गैलेक्सी बोलते हैं। दूसरा है दीर्घवृत्तीय मंदाकिनी और तीसरा है अनियंत्रित मंदाकिनी, इरेगुलर गैलेक्सी। यानी आकाशगंगा को भी हम लोग कैटेगरी में बांटे हैं। आगे है कि तारे उत्पत्ति एवं ह्रास। चलिए देखते हैं कि इसका तारे का उत्पत्ति कैसे हुआ और ह्रास कैसे हुआ, यानी स्टार बर्थ एंड डेथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैसीय द्रव से बने दीप्तिमान ब्रह्मांडीय पिंड जैसे नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा होता है, उसको तारा हम लोग बोलते हैं। और खगोलविदों ने कभी भी तारा निर्माण की प्रक्रिया को नहीं देखा, क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तारों का जन्म या उत्पत्ति, उनका ह्रास एक जटिल भौगोलिक परिघटना भी है। तो हमने समझा कि उत्पत्ति कैसे होती है और ह्रास कैसे होती है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे ये है कि कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं। संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें ब्लैक होल कहते हैं। जो दिखता नहीं उसे ब्लैक होल में हम लोग काउंट करते हैं। और इनकी गुरुत्व जो शक्ति है इतनी अधिक होती है कि इनसे प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता। कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। इसकी गुरुत्व शक्ति इतनी अधिक इसलिए होती है कि एक छोटे से क्षेत्र में इनमें एक बड़ा द्रव्यमान समाहित हो रहता है। तो हम लोगों ने ब्लैक होल का विवरण देखा। अब हम लोग इसके आगे की चीज़ों को देखते हैं। उल्का, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, क्वासर्स तथा पल्सर्स, ये सब क्या होते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उल्का टूटते हुए तारे की भांति रात्रि में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु यह वास्तव में ठोस आकाश कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। धूमकेतु की रचना गैसीय पदार्थों से होती है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड को क्षुद्र या अवतार ग्रह भी बोलते हैं। क्वासर्स के तारावृत रेडियो स्रोत जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 1967 में क्वासर्स की खोज हो रही थी। तब कैम्ब्रिज के रेडियो खगोलविदों ने पल्स जो है उसकी खोज की, और यह भी एक खगोल पिंड है। इसकी विशेषता यह है कि वे संस्पंद के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करती है। तो दोस्तों, हमने उल्का, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, क्वार्ट्ज और पल्सर के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। चलिए यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः यहाँ से आप लोग
दोस्तों देखेंगे, मुख्यतः सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, जो कि सूर्य के परिक्रमा करता है। एक तारक परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई। दैत्यातारक परिकल्पना के द्वारा सौर मंडल की उत्पत्ति को दो तारों के संपर्क से सिद्ध किया गया है। गैस व धूल के बादल पर आधारित सिद्धांत में सौर परिवार की उत्पत्ति गैस व धूल की विस्तृत राशि जैसे आद्य पदार्थ से मानी जाती है। तो ये सौर मंडल का जो डिफिनेशन है वो आपने समझा कि क्या इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम आगे इसको देखते हैं, आगे क्या है इसका डिफिनेशन। और आप लोगों को मैं एक्चुअली बताते चल रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए उस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेसिक क्लास कर रहे हैं, जड़ से हम इस क्लास को कर रहे हैं ताकि बेसिक चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो जाए किसी भी हालत में। अब देखिए, पिछले 15 वर्षों के एसएससी के प्रश्न पत्र में ब्रह्मांड, आकाश गंगा, सौरमंडल से क्या क्या चीज़ें आया है तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए वो चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ दिखा भी देता हूँ कि जो टिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है, ये क्वेश्चन आया था। ये असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया था, टिटॉन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये है शनि का है। ठीक है, किन दो ग्रहों का अपना कोई है ना, यानी चंद्रमा उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का नहीं है। ठीक है, आगे ये है कि क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगानी पड़ती है, तो मंगल और बृहस्पति, ये दो ग्रहों का जो है चक्कर लगाना ही पड़ता है, तब जा कर के वो एक राउंड कर पाते हैं। अगला है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध आता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है जो एक कटिबंध आता है उसका नाम है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये 1998 में क्वेश्चन आया था। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो अगर आप 100 माइनस जो आपका है ये 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम को अगर आप चले जाते हो तो एक दिन आपका जुड़ जाएगा। ये पीटी परीक्षा में आया था 1999 में। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो वो है भूमध्य रेखा से। कब परीक्षा हुआ था, 1999 में, मैट्रिक स्तर पीटी पर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस। ठीक है, तो चलिए ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्रह्मांड आकाश पिंडों की सुव्यवस्था है जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दिशा में और प्रायः निश्चित गति से गतिशील होता है। ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों में आने जो तारे हैं, आकाशगंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों, अवंतर ग्रहों और उल्का पिंडों इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसका व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के विषय में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी को भी बोलते हैं, ये हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो देखिए ये जो हुआ था इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के पदारी एवं खगोल शास्त्री है ना जॉर्ज ले मैट्रे के द्वारा किया गया था, जिसमें एलिन गथ यूएसए ने विकसित भी किया था इसको। तो जो सिद्धांत दिया था बिग बैंग का, वो आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हो। सतत सृष्टि सिद्धांत, ये भी सिद्धांत आया था। इसका प्रतिपादन खगोल शास्त्री गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी के द्वारा किया गया था, है ना। तीसरा है संकुचन विमोचन सिद्धांत। इसका प्रतिपादन खगोल शास्त्री डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा किया गया था। तो संकुचन विमोचन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन खगोल शास्त्री डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा किया हुआ था। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन नक्षत्र शास्त्र, खगोल शास्त्र में भी किया जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है ज्योतिष विज्ञान में
करते हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। और आकाशीय पिंडों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे खगोल भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने समझा। अब आगे देखिए, पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 में सूर्य केंद्रित है ना संकल्पना प्रतिपादित भी किया था। कौन कौन थे? पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस थे। आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है।